गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों, हाँ, आज हम जो है IRPWM का चैप्टर नंबर 4 जो कि कर्व्स के बारे में है, पार्ट ए कर्व्स के बारे में है, उसका पैरा 408 408 इसका स्पीड ओवर टर्नआउट ऑन कर्व्स। ये हम कल के दिन पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। इसके अंदर से पॉइंट नंबर 1 और 2 कवर हो चुके थे और उसके आगे 3 को हमको कंटिन्यू करना था। हम जो है उसमें से 1 और 2 का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्पीड ओवर टर्नआउट का क्विक रिवीजन हमें करना है। तो क्या चीजें जरा देख लेते हैं। प्रोविजन इन जनरल जीआर यानी कि GNSR होता है ना, तो GNSR में जनरल रूल्स के अंदर क्या मेंशन किया है? स्पीड ओवर टर्नआउट ऑन कर्व्स। GNSR कहता है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन्स ओवर नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट शैल नॉट एक्सीड 15 kmph इन एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी परिस्थिति में अगर नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट है, पॉइंट अगर फेसिंग डायरेक्शन में और नॉन इंटरलॉक्ड है, तो किसी भी परिस्थिति में उसकी स्पीड 15 kmph से ज्यादा नहीं होगी। और आगे कहता है एंड द स्पीड ओवर टर्नआउट एंड क्रॉसओवर शैल नॉट एक्सीड 15 kmph। खाली फेसिंग पॉइंट ही नहीं, पूरा टर्नआउट और क्रॉसओवर में भी जो है स्पीड 15 kmph से ज्यादा नहीं जाएगी, अनलेस एंड अदरवाइज प्रिस्क्राइब बाय अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन विच में परमिट अ हायर स्पीड। कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो तो अलग बात है, अदरवाइज 15 kmph से ज्यादा स्पीड नहीं जाएगी। ठीक है, आगे कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब रूल ए अबव अ ट्रेन में रन ओवर इंटरलॉक्ड। ये नॉन इंटरलॉक के बारे में बात हुई थी, अब बढ़ रहा है subject to provision of sub rule A above that a train may run over interlocked facing points at such speed as may be permitted by the standard of interlocking। अब interlocking के अलग अलग standards हैं, किस स्टैंडर्ड का इंटरलॉकिंग किया गया है उसके हिसाब से स्पीड परमिट की जाएगी। ये GNSR के वर्डिंग्स है। इसके अंदर जो है बिल्कुल भी हमारा IRPW में अपनी तरफ से कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं बताया, GNSR की क्राइटेरिया बताई जा रही है। यानी कि नॉन इंटरलॉक्ड अगर फेसिंग पॉइंट है तो 15 kmph से ज्यादा गाड़ी नहीं जाएगी जब तक कि कोई अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन ना हो कि हाईएस्ट स्पीड पे गाड़ी पास किया जाए। और अगर इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट है तो किस लेवल का, किस स्टैंडर्ड का इंटरलॉकिंग है उसके बेसिस पर गाड़ियों की स्पीड तय की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आ जाते हैं टर्नआउट ऑन रनिंग लाइन विद पैसेंजर ट्रैफिक। टर्नआउट्स ऑन रनिंग लाइंस विद पैसेंजर ट्रैफिक, जिसमें ऐसा टर्नआउट जिसमें जो पैसेंजर ट्रैफिक रनिंग लाइन है उधर पे जो टर्नआउट है उसके लिए ये कहा जा रहा है टर्नआउट्स इन रनिंग लाइंस ओवर विच पैसेंजर ट्रैफिक्स आर रिसीव्ड और डिस्पैच्ड। Turnouts in running lines over which a passenger trains are received or dispatched should be laid with 1 in 12 curved switch or flatter। तो क्या किया जाएगा? 1 in 12 का कर्व स्विच या उससे फ्लैटर बिछाया जाएगा, यानी कि 1 in 12 बिछाया जाए या फिर 1 in 16 बिछाया जाए, 1 in 8.5 में बिछाया जाएगा। फिर आगे अगला पॉइंट वो कहता है 1 in 8.5 turnout with curved switch can be laid। 1 in 8.5 turnout with curved switches can be laid in exceptional circumstances taking off from straight with the approval of PC। यानी कि 8.5 का टर्नआउट भी बिछाया जा सकता है विपरीत परिस्थितियों में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। अगर स्ट्रेट ट्रैक में से निकल रहा है तो, लेकिन इसमें किसका अप्रूवल लगेगा? अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है emergency crossover between double or multiple straight lines which are laid only in trailing direction may be permitted to be laid with 1 in 8.5 crossing। यानी अगर कहीं इमरजेंसी क्रॉसओवर है, दो स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्वेचर नहीं है, दो लाइनों के बीच में क्रॉसओवर अगर है, हाँ, और वो पॉइंट कैसे हैं? ट्रेलिंग डायरेक्शन में है, तो वहां 1 in 8.5 क्रॉसिंग्स बिछाई जा सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट कहा था, स्नैक डेड एंड के बारे में कहा था। वो स्नैक डेड एंड 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट टर्नआउट्स में भी यूज। यानी जहां पर भी स्नैक डेड एंड को हम जा रहे हैं तो वहां पर क्या किया जाए? एक पैसेंजर रनिंग लाइन होगी और एक स्नैक डेड एंड की लाइन होगी, तो 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट टर्नआउट बिछाया जाएगा। क्यों बिछाया जाएगा 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट टर्नआउट? क्योंकि 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट टर्नआउट में गाड़ी को हम 30 kmph से पास कर सकते हैं, वैसे साधारण 1 in 8.5 का जो टर्नआउट होता है उसमें 15 kmph से गाड़ी पास करने के इंस्ट्रक्शन है, तो हमें ज्यादा स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, ज्यादा स्पीड पे हम गाड़ी पास कर पाएंगे। नेक्स्ट,
the turnouts have inbuilt curvature as a part of the design. अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, टर्नआउट जो है उसका अपना खुद का कर्वेचर होता है, वो जो कि डिजाइन का पार्ट है. Therefore, it is desirable that laying of turnout should normally be avoided on curved main line from the consideration of maintainability and comfort. इसलिए ये कहा है कि जहां तक हो सके कर्व गोलाई में, कर्व मेन लाइन में से टर्नआउट बिछाना अवॉइड करना है, मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू भी और पैसेंजर कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू भी. फिर आगे कहता है, इफ द लेइंग ऑफ टर्नआउट ऑन सच मेन लाइन इज इनएविटेबल, अगर ये जो है साइड कंस्ट्रेंट के आधार पर गोलाई में से टर्नआउट को निकालना ये अनअवॉइडेबल, ये करना ही पड़ेगा. तो कुछ कंडीशन दी है. क्या कहा है, उन कंडीशनों को देख लें. वो कंडीशन ये है फॉर लेइंग ऑफ टर्नआउट विथ 1/12 और फ्लैटर क्रॉसिंग. For laying out turnouts with 1/12 or for flatter crossings taking from curve, it shall be ensured that, क्या इंश्योर करना है, ये इंश्योर करें कि resultant lead curve radius और radius of main line ये दोनों ही shall not be less than 350 मीटर. लीड कर्व का रेडियस या रेडियस ऑफ मेन लाइन ये 350 मीटर से कम ना हो, ये ध्यान में रख के हम बिछा सकते हैं. पहले तो बोला कि भाई गोलाई में से कर्वेचर में से तो टर्नआउट लो मत. बाद में कहा है कि अगर लेना जरूरी है फील्ड की कंडीशन के हिसाब से तब ले ले, लेकिन ये ध्यान रखे रेडियस जो है चाहे लीड कर्व हो चाहे मेन लाइन की रेडियस हो ये 350 मीटर से कम ना हो. नेक्स्ट वो ये कहता है 1/8 टर्नआउट शैल नॉट बी लेड फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ कर्व. कर्व के अंदरूनी हिस्से से 1/8 टर्नआउट ना बिछाए जाएं. आगे कहता है 1/8 टर्नआउट विथ कर्व स्विचेस में बी लेड. 1/8 टर्नआउट विथ कर्व स्विचेस में बी लेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ कर्व अप टू 5 डिग्रीज. 1/8 के टर्नआउट बिछाए जा सकते हैं लेकिन आउटसाइड ऑफ अ कर्व में से. कल मैंने सब डायग्राम बनाया था, आज मैं नहीं बना रहा हूँ, जल्दी में आपको सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं. 1/8 curve with curve switches may be laid from outside of a curve up to 5 degree in exceptional circumstances with the approval of principal chief engineer where due to limitation of room यानी जगह ना होने की वजह से it is not possible to provide 1/12 टर्नआउट. यानी कि कर्व के अगर बाहर से भी लेना है तो आमतौर पे बिछाना 1/12 का ही कर्व है, टर्नआउट है. लेकिन अगर जहां पर रूम नहीं है यानी जगह उतनी नहीं है कि 1/12 टर्नआउट बिछाए जा सके तो वहां पे बिछाए जा सकते हैं आउटर एज से 1/8 का टर्नआउट, लेकिन अप टू 5 डिग्री ओनली. और उसमें भी अप्रूवल किसका लगेगा, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर का. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पैरा नोट है, इनफैक्ट नेक्स्ट पैरा नहीं है, नोट है, वो देख लेते हैं हम लोग. नोट 1 एंड 2 देख लेते हैं हम लोग. इसी के अंदर साथ में रखना पड़ेगा इसको समझाने के लिए. क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए. क्या कह रहा है नोट 1, क्या कह रहा है, द एग्जिस्टिंग टर्नआउट नॉट कंफर्मिंग टू द स्टिपुलेशंस गिवन इन पैरा सब पैरा ई यानी ये जो कंडीशन है ना, क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग जो यानी जो पहले से टर्नआउट हमारा बिछा हुआ है, एग्जिस्टिंग टर्नआउट नॉट कंफर्मिंग टू द सब पैरा ई. अब यानी जो ई में जो कंडीशन है कि भाई गोलाई में से ना निकालने हम लोग टर्नआउट, अगर ये पॉसिबल नहीं है और कोई टर्नआउट बिछा हुआ है तो क्या कहा जा रहा है, एफर्ट शैल बी मेड टू एलिमिनेट सच लेआउट्स इन अ प्लान्ड मैनर. क्या किया जाए, तो अगर कहीं पर ऐसा है कि कर्व गोलाई में से टर्नआउट है, एग्जिस्टिंग टर्नआउट है, तो क्या किया जाए, प्लान्ड मैनर में यानी जब यार्ड रिमॉडलिंग वगैरह की जाएगी तो धीरे धीरे वो टर्नआउट्स को कर्वेचर में से निकालने की कोशिश की जाए. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग यार्ड रिमॉडलिंग, जब यार्ड रिमॉडलिंग हम करेंगे एग्जिस्टिंग यार्ड में तो क्या करेंगे, अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जहां पे साइड कंस्ट्रेंट की वजह से या टेक्नो इकोनॉमिकल रीजन की वजह से it is not practicable to adhere to the stipulation given in para 408 2E1. 2E1 यानी ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये अभी हमने डिस्कस किया था. 2E1 क्या था कि भाई यहाँ पर
अगर हमको कर्व बिछाना भी है, टर्नआउट बिछाना भी है, तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमको बिछाना भी है तो ये कोशिश किया जाए कि 1/12 का टर्नआउट हो या उससे फ्लैटर हो, और रिजल्टेंट लीड कर्व की रेडियस और रेडियस ऑफ मेन लाइन ये 350 मीटर से कम ना हो। ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन है। तो यहाँ क्या कहते हैं, ड्यूरिंग यार्ड रिमॉडलिंग इन एग्जिस्टिंग यार्ड्स under exceptional circumstances where due to site constraints and techno-economic reason it is not practicable to adhere to the stipulation given above, यानी ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हम नहीं कर पाते। फिर क्या कहता है, लेइंग ऑफ यानी बिछाने को, laying of 1/12 or flatter turnout with curves which may be allowed from inside of the curve main line so that resultant lead radius curve radius is not less than 290 मीटर। आप 350 तक नहीं कर सकते तो क्या बोलता है, नॉट लेस देन, यानी थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया, 290 मीटर तक भी आप बिछा सकते हो। लेकिन इसके अंदर उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, पर्सनल अप्रूवल ऑफ पीसी। मैनुअल में ऐसा टर्म मैंने कहीं भी नहीं देखा जहाँ पे पर्सनल अप्रूवल ऑफ पीसी लिखा हो। विद अप्रूवल ऑफ पीसी लिखा देखा है, लेकिन पर्सनल अप्रूवल ऑफ पीसी नहीं लिखा है। यानी कि अगर कहीं पर एग्जिस्टिंग यार्ड है जहाँ पे इनर एज पे से जो है टर्नआउट निकालना जरूरी है, और जो 1/12 का टर्नआउट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ ये चेक करना है कि लीड कर्व रेडियस 290 मीटर से कम ना हो। और इसमें अप्रूवल किसका लगेगा, पर्सनल अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ, ये बात कर रहे हैं टर्न इन कर्व की। ये कल हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज मीन बाय टर्न इन कर्व। तो यहाँ पे टर्न इन कर्व के बारे में बात हो रही है। तो क्या कहता है हमारा मैनुअल, रेडियस ऑफ टर्न इन कर्व, टर्न इन कर्व का रेडियस, रेडियस ऑफ टर्न इन कर्व शुड जनरली भी, आमतौर पे क्या, 350 मीटर से कम ना हो, नॉट लेस देन 350 मीटर। रेडियस ऑफ टर्न इन कर्व शुड जनरली बी नॉट लेस देन 350 मीटर। लेकिन आगे कहता है, हाउएवर वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू अचीव द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहां पर ये 350 और क्राइटेरिया हम नहीं कर पा रहे फुलफिल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर टर्न इन कर्व एज 350 मीटर ऑन अकाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैक सेंटर। अभी ऑलरेडी ट्रैक सेंटर जो लाइन हमारी पहले से बिछी हुई है, 2 ट्रैक ऑलरेडी वहां पर ले किए गए, ट्रैक सेंटर अगर उनका कम रहेगा तो आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाओगे। ट्रैक सेंटर ज्यादा रहेगा तो कब कर सकते हो। तो एग्जिस्टिंग ट्रैक सेंटर जो है हमारा अगर कम है, उस वजह से 350 को हम नहीं कर सकते, 350 की क्राइटेरिया हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो क्या कहता है, द टर्न इन कर्व्स मे बी अलाउड अप टू अ मिनिमम रेडियस ऑफ 220 मीटर्स। तब 220 मीटर तक के लिए परमिट किया है। क्या किया है, 220 मीटर तक आप जो है बिछा सकते हो टर्न इन कर्व, मिनिमम रेडियस ऑफ 220 मीटर्स। लेकिन उसके लिए फिर उन्होंने 2 कंडीशन दे दी है। क्या, सच टर्न इन कर्व्स आर प्रोवाइडेड ऑन पीएससी स्लीपर्स ओनली, कंक्रीट की स्लीपर ही हो टर्न इन कर्व में भी, और उसमें जो स्लीपर की जो स्पेसिंग होगी वो मेन लाइन में जो स्लीपरों की स्पेसिंग होगी उसके बराबर हो टर्न इन कर्व के अंदर भी। और दूसरा, फुल बलास्ट प्रोफाइल एज दैट ऑफ मेन लाइन इज प्रोवाइडेड, यानी मेन लाइन में जिस तरीके से बलास्ट का प्रोफाइल है उसी तरीके से प्रोफाइल यहाँ पर भी हमारे टर्न इन कर्व के अंदर भी हो। अगर ये दोनों कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं तो हम जो है अप टू 220 मीटर, अप टू 220 मीटर तक हम क्या कर सकते हैं, टर्न इन कर्व ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा रिवीजन पार्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रिवीजन पार्ट हो गया। अब हम जो है फ्रेश आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा जो न्यू पॉइंट्स है सब। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, स्पीड ओवर इंटरलॉक्ड टर्नआउट। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या था, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 2 था टर्नआउट्स ऑन रनिंग लाइंस विथ पैसेंजर ट्रैफिक। अब यहाँ पर बात हो रही है स्पीड ओवर इंटरलॉक टर्नआउट। इंटरलॉक्ड है टर्नआउट यानी सिग्नल से जो कनेक्टेड है, ऐसे टर्नआउट मोटर पॉइंट जिसमें लगे होते हैं आमतौर पे वो वाले। स्पीड ओवर इंटरलॉक्ड टर्नआउट्स, स्पीड ओवर इंटरलॉक्ड टर्नआउट्स। Speed in excess of 15 kmph may be permitted for straights of interlock turnouts only under approved special instruction। यानी कि ये जो भी हमने पहले भी पढ़ा ना कि जहां पर 15 kmph से इन एक्सेस ऑफ 15 kmph,
परमिट किया जा सकता है, लेकिन अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जो है जीएनएसआर के जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन में अगर है तो ही हम उसको स्पीड 15 kmph से ज्यादा कर सकते हैं। फिर आगे कहता है, इन द केस ऑफ 1 in 8.5, 1 in 12 and flatter turnouts provided with curved switches, higher speed as permitted under approved special instruction may be allowed on the turnout side, provided the turn-in curve is of standard suitable for such higher speed. While permitting speed beyond 15 kmph, para 4084 below may be kept in view. Provisions of para 408 point number 4 below may be kept in view. यानी वो नीचे आ रहा है, पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इसको मैं वापस से पढ़ देता हूँ, आप समझे। पॉइंट नंबर 3 भी क्या कह रहा है, जहां पर भी 1 in 8.5, 1 in 12 या उससे फ्लैटर टर्नआउट हम लोग कर्व स्विचेस वाले बिछा रहे हैं, हायर स्पीड एज परमिटेड अंडर अप्रूव स्पेशल इंस्ट्रक्शन में भी अलाउड ऑन द टर्नआउट साइड। देखिए हमारे टर्नआउट में दो साइड होते हैं, एक होता है मेरा मेन लाइन साइड और दूसरा होता है मेरा टर्नआउट साइड। दूसरा क्या होता है मेरा, टर्नआउट साइड ना, ऐसा समथिंग लाइक दिस। तो इसकी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, यहाँ की बात हो रही है कि एक मिनट, तो यहाँ पर बात हो रही है इस चीज की, ये जो पोर्शन है ना, टर्नआउट साइड की बात हो रही है कि टर्नआउट साइड के अंदर कह रहा है हमारा मैनुअल कि यहाँ पर स्पीड हमारी बढ़ाई जा सकती है इन केस ऑफ 1 in 8.5, 1 in 12 है फ्लैटर टर्नआउट विद कर्व स्विचेस या हायर स्पीड में भी अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन में भी परमिटेड ऑन द टर्नआउट साइड। ये यानी मेन लाइन की बात नहीं हो रही है, टर्नआउट साइड में भी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, प्रोवाइडेड द टर्न इन कर्व इज ऑफ अ स्टैंडर्ड सुटेबल फॉर सच हायर स्पीड। यानी टर्न इन कर्व जो इसका होगा, टर्नआउट के बाद टर्न इन कर्व होगा, वो जो है उस स्पीड के हिसाब से कंफर्म करता होगा, ठीक है। यानी कि हायर स्पीड के लिए टर्न इन कर्व इज सुटेबली डिजाइन, तब जो है हम लोग टर्नआउट में भी स्पीड ज्यादा रख सकते हैं, 15 kmph से ज्यादा रख सकते हैं। फिर आगे क्या कहता है, वाइल परमिटिंग स्पीड बियॉन्ड 15 kmph ऑन टर्नआउट साइड, प्रोविजंस बिलो में बी केप्ट इन व्यू। पॉइंट नंबर 4 के कुछ प्रोविजन है हमको देखना है, अभी हम देख लेंगे, ठीक है। जब वो प्रोविजन की बात हो रही तो मैं जरा उसको देख ही लेता हूँ। किस चीज के बारे में बात हो रही है, लेंथ ऑफ द सेक्शन, टर्नआउट स्पीड, दो तीन चीजें हैं ना। ये देखो क्या प्रोविजन, ये यहाँ पे प्रोविजन ये पॉइंट नंबर ये है, टर्न इन कर्व। टर्न इन कर्व शुड बी लेड विद द सेम रेल सेक्शन एज ऑन द टर्नआउट विद पीएससी स्लीपर विद स्लीपर स्पेसिंग बीइंग 65 सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम, ठीक है। यही प्रोविजन की बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सी, 3 का सी। 3 का सी क्या कहता है हमें, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट, किस चीज के बारे में बात कर रहा है ये। 3 का सी किसके बारे में बात कर रहा है, द परमिसिबल स्पीड ऑन टर्नआउट टेकिंग ऑफ on the inside of the curve should be determined by taking into consideration resultant radius of lead curve which will be sharper than the lead curve for turnout taking off from straight। ये मैंने पहले भी बताया था, आज अभी फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस चीज के बारे में। ये यहाँ पर घुमा फिरा के बार बार वही की बात ही हो रही है कि मेन लाइन अगर है मेरा, ठीक है, और इसके अंदर से एक मेरा टर्नआउट निकलता है, तो टर्नआउट का अपना एक इनबिल्ट कर्वेचर है। क्या है, इनबिल्ट कर्वेचर है। जब ये स्ट्रेट लाइन से निकलता है तो ये टर्नआउट मेरा कुछ इस तरीके से होता है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी ही जरूर, कुछ ना कुछ इसकी रेडियस आएगी, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडियस इसकी होगी, है ही नहीं।
लेकिन अगर इसी लाइन को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा टर्न कर दिया, लाइक इसको ऐसा ले लेते हैं, मेन लाइन ही मेरी कर्व्ड है, मेन लाइन ही मेरी क्या है, कर्व्ड है। अब यहां पर जब मैं टर्नआउट बिछाऊंगा, अब यहां पर जब मैं टर्नआउट बिछाऊंगा तो अब क्या होगा, तब ये टर्नआउट जो मैं बिछाऊंगा तो इसका जो रेडियस और ज्यादा हो जाएगा ना, रेडियस और कम हो जाएगी इनफैक्ट, है कि नहीं? समझ रहे मेरी बात? ये जो ब्राउन वाली लाइन थी और ये चॉकलेटी कलर की लाइन, ये दोनों मेन लाइन है, और ये ब्लू और ग्रीन जो है हमारी टर्नआउट की जो टंगरेल जिसमें लगा रहता है वो वाला पार्ट है, टर्नआउट साइड है। ठीक है, तो ये पार्ट है। तो जब ये था तो इसके साथ जोड़ी में ये दोनों रेल थी ना, ये दोनों रेल थी। अब इसके साथ में जोड़ी क्या है, इन दोनों की जोड़ी है कि नहीं? इस तरीके से इनकी जोड़ी है। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहले जितनी रेडियस थी अब ये जो थोड़ा और अंदर आ गया, रिजल्टेंट रेडियस कम हो गया। वो यहाँ पर मैनुअल हमारा कह रहा है कि द परमिसिबल स्पीड ऑन टर्नआउट टेकिंग ऑफ ऑन द inside of the curve, कर्व के अंदर की तरफ, should be determined by taking into consideration resultant radius of lead curve, यानी लीड कर्व, यानी जो ग्रीन वाले का रेडियस क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को स्पीड बढ़ाना है। विच विल बी शार्पर देन द लीड कर्व फॉर टर्नआउट टेकिंग ऑफ फ्रॉम स्ट्रेट ट्रैक, यानी कि देखो स्ट्रेट ट्रैक का टर्नआउट का जो रेडियस है जो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया, और उसी की जगह अगर मैं मार्किंग करूं, अगर मैं मार्किंग करूं इसकी ग्रीन वाले की, तो मैं क्या पाऊंगा कि इसकी रेडियस और भी शार्प हो गई है, इसकी रेडियस और भी शार्प हो चुकी है कि नहीं? तो रेडियस दोनों की क्या हो जाएगी, और शार्प हो जाएगी, यानी कि रेडियस और कम हो जाएगी। तो स्पीड को क्या चीज को ध्यान में रख के कैलकुलेट किया जाए, स्पीड क्या चीज को ध्यान में रख के कैलकुलेट की जाए, तो परमिसिबल स्पीड इनसाइड ऑल ऑफ द कर्व रिजल्टेंट रेडियस को ध्यान में रख के की जाए। ठीक है, ये यहाँ पर मैनुअल हमारा कहना चाह रहा है इस पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4 पे हम जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या, अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड्स ऑन टर्नआउट एंड लूप्स टू 30 kmph। यानी आमतौर पे हम देखेंगे अगर, तो टर्नआउट पे जो है स्पीड कम हो जाती है, तो क्या कहा जा रहा है कि अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड्स ऑन टर्नआउट्स एंड लूप्स टू 30 kmph, यानी लूप में भी गाड़ी 30 kmph पे जाए, टर्नआउट में भी 30 kmph पे जाए। तो क्या अपग्रेडेशन किया जाए, क्या चेंजेस किए जाए ताकि हमारी गाड़ियां जो है उस स्पीड में पास हो जाए? तो उसके लिए कहा जा रहा है, पहला है लेंथ ऑफ सेक्शन, लेंथ ऑफ सेक्शन। Upgradation of speeds on turnout should cover a number of contiguous stations. Upgradation of speeds on turnout should cover a number of contiguous stations at a time so as to derive a perceptible advantage of the higher speed in train operation. ठीक है, the work described below should cover all the running loops on the stretch of line taken up. यानी लगातार, कॉन्टिजियस यानी लगातार एक के बाद एक जो होता है ना। तो यहाँ पे जब टर्नआउट का हम लोग को स्पीड अपग्रेडेशन की हम बात करें, तो सारे जो फैक्टर्स होंगे उन सब के ऊपर हमें क्या करना है, ध्यान देना है, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ टर्नआउट पे हमने किया, कुछ पे नहीं किया। भाई यहाँ से तो मेरी गाड़ी ज्यादा स्पीड, आगे जाके रुकना है तो क्या फायदा। तो कॉन्टिजियस स्टेशन यानी कि लगातार, है कि नहीं, ताकि ट्रेन हमारी हाई स्पीड में चल सके। मान के चलो कि अगर मेरे पास जो है कुछ टर्नआउट से, मान के चलो 10 टर्नआउट से, 10 में से 8 को तो मैंने जो है अपग्रेड कर दिया उसकी स्पीड बढ़ाने के हिसाब से, लेकिन उसी लाइन पर जो है 2 पॉइंट हमारे ऐसे, 2 टर्नआउट हमारे ऐसे हैं कि जिसके अंदर हमने वो काम हम नहीं कर पा रहे, कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो 8 करने का फायदा क्या है? ठीक है ना? तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, upgradation of speed on turnout should cover a number of contiguous stations at a time so as to derive, फायदा हमको होना चाहिए ना, परसेप्टिबल एडवांटेज ऑफ द हायर स्पीड इन ट्रेन ऑपरेशन। ठीक है, the work described below should cover all the running loops on the stretch of line taken up। क्या कह रहा है कि ये जो काम हम कर रहे हैं, अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड ऑन टर्नआउट, इट शुड कवर ऑल द रनिंग लूप्स, यानी जो आपने लाइन लिया है उसके जितने भी लूप्स हैं सारे के सारे हमको
ले लेना है। कवर ऑल द रनिंग लूप्स ऑन द स्ट्रेच ऑफ लाइन टेकन अप, जिस लाइन के जो स्ट्रेच आपने पकड़ा है उसके सारे रनिंग लूप को इसमें कवर करना चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो एक एक करके हम देखते चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट हम देख लेते हैं। अपग्रेडेशन में लेंथ ऑफ सेक्शन में पॉइंट नंबर 1 टर्नआउट्स। तो क्या कह रहा मेरा मैनुअल टर्नआउट्स के बारे में? क्या कहता मैनुअल मेरा? स्पीड in excess of 15 kmph should be permitted on turnouts laid on PSC sleepers only। सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप 15 kmph से ज्यादा के अगर गाड़ी पास करने के इच्छुक है तो आपका टर्नआउट जो है किस पर बिछा हो? PSC स्लीपर पर ही बिछा हो। यानी जो PSC कंक्रीट स्लीपर है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर, वो ही होनी चाहिए, तभी हम गाड़ी 15 kmph के ऊपर लेके जा सकते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है? ऑल टर्नआउट्स ऑन द रनिंग लूप, जितनी भी रनिंग लूप होगी उसके सारे टर्नआउट हो गए, शाल बी लेड विथ कर्व्ड स्विचेस। हमारे पास दो टाइप के स्विचेस होते हैं, एक होता है कर्व्ड स्विच, दूसरा होता है स्ट्रेट स्विच। अब आज की तारीख में स्ट्रेट स्विच करीब करीब ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन मैनुअल यहाँ पर स्पेसिफिक है कि जितने भी लूप लाइन में जो टर्नआउट्स होंगे वो कैसे होंगे? एक तो PSC स्लीपर पर होंगे और दूसरे जो है वो कर्व्ड स्विचेस डाली गई हो। कौन सी स्विचेस हो? कर्व्ड स्विचेस हो। तीसरी बात वो कह रहा है उन लूप के अंदर मिनिमम रेल सेक्शन 52 kg पर मीटर की हो, यानी 52 kg पर मीटर की रेल कम से कम हो। उससे ज्यादा रही 60 kg की रहेगी तो चलेगा, लेकिन कम से कम 52 kg की रेलें हो टर्नआउट में। ठीक है, आगे वो क्या कहता है? ऑल रेल जॉइंट्स ऑन दीज टर्नआउट शुड आल्सो बी वेल्डेड। इसमें जितने भी सांधे होंगे टर्नआउट में, ऑल रेल जॉइंट्स ऑन दीज टर्नआउट शुड आल्सो बी वेल्डेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जहां तक हो सकेगा टर्नआउट के अंदर जितने भी जॉइंट हम वेल्ड कर सकते हैं हम वेल्ड कर देंगे। क्या करेंगे? जहां पर भी पट्टियां वगैरह बंधी है, जहां वेल्डेबल होगा वहां वेल्ड कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्नआउट यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्नआउट, और उनके उसपे से क्या स्पीड पे गाड़ी पास की जा सकती है, परमिसिबल स्पीड क्या हो, वो यहाँ पर आपके सामने है। सबसे पहला कह रहा है 1/8 कर्व स्विच। यहाँ देखिए जैसे बात हुई है कर्व्ड स्विच, तो हर जगह आप देखेंगे ये टर्म मिलेगा, कर्व्ड स्विच, कर्व्ड स्विच। हमारा मैनुअल भी स्ट्रेट स्विच की बात ही नहीं करता है, सीधे कर्व स्विच की बात, क्योंकि वही चल रहा है सिस्टम में। तो 1/8 कर्व स्विच होगा तो उसमें स्पीड कितनी होगी? 15 kmph। अगला 1/12 का अगर कर्व स्विच होगा, 1/12 का कर्व स्विच होगा तो उस पर 30 kmph की स्पीड। और तीसरा है 1/8 सिमेट्रिकल स्प्लिट विथ कर्व स्विच, तब गाड़ी हमारी 30 kmph पे जाएगी। मैंने भी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था ना, स्नैक डेड एंड में सिमेट्रिकल स्प्लिट ला ले जाएंगे लिखा था, तो वहां रीजन यही था कि सिमेट्रिकल स्प्लिट रहेगी तो टर्नआउट 8.5 का ही होगा, लेकिन स्पीड डबल हो जाएगी। तो 1/8 सिमेट्रिकल स्प्लिट जहां पर भी होगा वहां पर गाड़ी जो है 8.5 का टर्नआउट होने के बावजूद 30 kmph से पास की जा सकती है। ठीक है, फिर नीचे एक नोट दिया हुआ है, नीचे एक नोट दिया है, क्या है वो नोट? The permissible speed for 1/8 thick web switch is 50 kmph। यानी कि 1/8 का थिक वेब स्विच अगर है तो वहां पर 50 kmph पे से गाड़ी पास की जा सकती है। अब यहाँ पर किसी को डाउट आएगा सर ये TWS क्या है, तो मैंने तो फुल फॉर्म तो बता दिया, मैं लिख देता हूँ। TWS यानी कि यानी कि थिक वेब स्विच, थिक वेब स्विच। हमारे पास इसके अलावा एक स्विच और है, इसके अलावा हमारे पास एक कन्वेंशनल स्विच और है, दैट इज कॉल्ड एज ORS। ORS ये वो वाला ORS नहीं जो डॉक्टर देता है, यहाँ पर है ओवर राइडिंग स्विच। क्या है ORS? यानी ओवर राइडिंग स्विच।
तो ORS तो हम सब जानते हैं, ओवरराइडिंग स्विच, जो कन्वेंशनल नॉर्मली हमारे जो ट्रैक पर होता है, जिसके अंदर हमारी जो है टंग रेल जो है स्टॉक रेल के ऊपर आके थोड़ी सी राइड करके चढ़ती है, फिर हाउसिंग करती है। अब देखो स्टॉक रेल के ऊपर टंग रेल को चढ़ के जाना पड़ता है, राइड करती है ना। तो ओवर राइडिंग स्विच यानी कि राइड कर रही है, स्टॉक रेल आपकी जगह पर फिक्स है, टंग रेल जब मूव कर रही है, पॉइंट जब वो आप उसको दे रहे पॉइंट आप दे रहे तो हाउसिंग करना है, तो हाउसिंग करने के टाइम पे स्टॉक रेल को आके टंग रेल जब चिपकती है, तो फुट पे से देखो, स्टॉक रेल के फुट पे से उसके ऊपर चढ़ जाती है, स्टॉक रेल के फुट के ऊपर जरा चढ़ती है, फिर जाके वो हाउसिंग करती है, इसलिए उसको बोलते हैं ओवर राइडिंग स्विच। तो आमतौर पे यहाँ जो जितनी चीजें लिखी है, ये सारी की सारी चीजें ओवर राइडिंग स्विच के बारे में ही है। लेकिन अब ओवर राइडिंग स्विच के अंदर देखो, टर्नआउट आप किसी भी तरीके का देखो तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम एटीएस की तरफ जाते हैं, हमारे टंग रेल की जो थिकनेस कम होती चली जाती है, और वो कम होने की वजह से जो है क्या होता है, टंगरेलों के टूटने के चांसेस, वियर एंड टियर पहले, बाद में उनके टूटने के चांसेस ज्यादा है। अब जैसे जैसे हमारी इंडियन रेलवेज हायर स्पीड की तरफ बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी इंडियन रेलवेज हायर स्पीड की तरफ बढ़ रही है, तो हमें टर्नआउट पे से भी ज्यादा स्पीड में गाड़ियां पास करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तभी तो हमारी जो है ओवरऑल जो है गाड़ी स्पीड अचीव कर पाएगी। तो यहाँ पर जब 8.5 में 15 के एमपीएच है, 12 में 30 के एमपीएच है, तो अब हमारे पास एक नई स्विच आई, जिसके अंदर टंगरेल की थिकनेस जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि टंगरेल जब पतली हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसके टूटने का डर है, तो जिससे हादसे हो सकते हैं। तो हमने नई एक स्विच बनाया, दैट इज कॉल्ड एज TWS, यानी थिक वेव स्विच, जिसके अंदर हमारी ये रेलवे की जो रेल होती है वो यूज नहीं होती है, साधारण ORS की जो टंगरेल होती है हमारी रेलों की बनती है, लेकिन थिक वेव स्विच की जो टंगरेल होती है ये एक अलग रेल है, इंडस्ट्रियल रेल है, जेड ZU-160, और सिमेट्रिकल रेल, ZU-160 असिमेट्रिकल रेल की जो थिक वेब स्विच की हमारी रेल होती है, किसकी होती है? ZU-160 की रेल होती है, जो असिमेट्रिकल इन नेचर होती है। इसकी जो वेब थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो आमतौर पर मेरी रेल कैसी होती है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। आमतौर पे मेरी रेल कुछ इस आकार की होगी, ये स्टॉक रेल हो, ये सॉरी हेड हो गया रेल का, वेब हो गया, ये तीसरा मेरा क्या हो गया, फुट हो गया। अब यहाँ पर मेरा अगर मैं बात करूं थिक वेव स्विच की, तो थिक वेव स्विच के अंदर क्या होगा, थिक वेव स्विच के अंदर क्या होगा मैं बताता हूं आपको। थिक वेव स्विच में हेड जो हमारा होगा ना, होता ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर जो है वेब बहुत सी मोटी होती है, और इसका ये डिजाइन भी कुछ इस तरीके का होता है। इसका जो है वेब की थिकनेस यहाँ पे कहाँ पे 16.5 mm रहती है, 15.5 mm रहती थी, यहाँ पर जो है 50 mm की थिकनेस होती है इसकी। किसकी थिकनेस? इसकी वेब की, इसीलिए इसका नाम ही TW, थिक वेब। ये देखिएगा इसकी वेब की थिकनेस ज्यादा है, कितनी होती है इसकी थिकनेस? 50 mm की वेब थिकनेस होती है। आ रही बात समझ में? तो थिक वेब स्विच का नाम थिक वेब क्यों है, क्योंकि इसकी वेब थिकनेस ज्यादा होती है। अब मैंने यहाँ पर जो डिजाइन जो बना है, इसके अंदर देयर इज सम मॉडिफिकेशन, देयर इज सम मॉडिफिकेशन, आई विल ट्राई टू डू इट। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता जैसा मैंने बनाया। इसके अंदर जो है इसका जो ऊपरी जो पार्ट होगा उसको थोड़ा सा मशीन कर देते हैं हम लोग। यानी जितनी हमको थिकनेस चाहिए होगी, समथिंग, मैं बराबर से नहीं बना पा रहा हूँ, तो नीचे का हिस्सा वैसे ही मोटा रहेगा, ऊपर के हिस्से में मशीनिंग कर दी जाती है, तो टंगरेल की थिकनेस के हिसाब से कहीं पतली कहीं मोटी, इस तरीके से ये हुआ करती है। ठीक है, तो ये वाली रेल यूज होती है, जहां पर भी 1 in 8 and हाफ, सॉरी 1 in 12 का थिक वेव स्विच हम इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हमें गाड़ियां 150 kmph की स्पीड हम पास कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लेइंग थिक वेव स्विच। आपको जब मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2, जब स्टार्ट किया था, तो पैरा नंबर 202, उसके अंदर आपने देखा होगा कि मॉडर्न ट्रैक स्ट्रक्चर जो है 130 kmph स्पीड और 160 kmph के लिए, उसके अंदर टर्नआउट की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें यही लिखा था 1 in 12 थिक वेव स्विच,
इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सेम चीज है यहाँ पर, ये वही चीज यहाँ पर बोली गई है। आगे क्या कहा जा रहा है, ये पॉइंट नंबर 1 था, देखिए लेंथ ऑफ सेक्शन अपग्रेडेशन में हो गया, फिर टर्नआउट, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रैक ऑन रनिंग लूप। रनिंग लूप जो होगा उसका ट्रैक स्ट्रक्चर कैसा हो, हाउ शुड बी द ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर रनिंग लूप। तो क्या कहा जा रहा है ट्रैक ऑन रनिंग लूप के लिए, द मिनिमम ट्रैक स्ट्रक्चर ऑन द रनिंग लूप शुड बी 52 kg पर मीटर। यानी कि मिनिमम ट्रैक स्ट्रक्चर क्या हो रनिंग लूप में, कम से कम कौन सी रेल हो, 52 kg पर मीटर, और वो कैसी बिछाई गई हो, लेड एज शॉर्ट वेल्डेड पैनल, यानी SWR की तरह बिछाई गई हो, जिसकी स्लीपर डेंसिटी 1540 नंबर्स पर किलोमीटर हो, और 150 mm की क्लीन बलास्ट कुशन हो, और उस इलाके इस एरिया का जो है ड्रेनेज प्रॉपर इंश्योर किया जाए। यानी कि रनिंग लूप का जो ट्रैक होगा उसके अंदर ये कहा गया है कि रनिंग लूप जो होगा आपका, उसमें कम से कम 52 kg की रेले बिछाई जाए और SWR बिछाया जाए, स्लीपर डेंसिटी कम से कम 1540 हो, और 150 mm का क्लीन बलास्ट कुशन हो, और वहां पर एरिया का जो प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह इंश्योर करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, टर्न इन कर्व्स। Turn in curve should be laid with the same rail section as on the turnout with PSC slipper। यानी जो टर्नआउट आपका होगा उसी का स्टैंडर्ड हमारा रेल सेक्शन और स्लीपर वगैरह हमारा यहाँ पर टर्न इन कर्व में भी होगा, लेकिन यहाँ स्लीपर स्पेसिंग मेंशन कर दिया है, बीइंग 65 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। मैक्सिमम स्लीपर स्पेसिंग क्या हो वहां पर, 65 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। यानी इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे 65 सेंटीमीटर को, तो वो आएगा 1540 पर किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि टर्न इन कर्व किलोमीटर की तो होती नहीं है नॉर्मली, उससे कमी होगी, कुछ ना कुछ मीटर्स के पार्ट होता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने सीधे स्लीपर स्पेसिंग की बात कर दिया कि भाई 65 सेंटीमीटर स्लीपर टू स्लीपर मैक्सिमम हो। इससे कम करेंगे 60 करेंगे चलेगा, लेकिन 65 की जगह 70 ना हो जाए। इट शुड नॉट बी मोर देन 65 mm स्लीपर स्पेसिंग। तो टर्न इन कर्व के लिए क्राइटेरिया क्या कहा है, रेल सेक्शन वही हो जो टर्नआउट का हो, PSC स्लीपर हो, और स्लीपरों की जो स्पेसिंग हमारी होगी दैट शुड बी 65 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है टर्न इन कर्व के बारे में, टर्न इन कर्व शुड कंफर्म टू पैरा 4082। व्हाट इज पैरा 408 पॉइंट नंबर 2 जो हमने पढ़ा कल, अभी अभी हमने रिवाइज किया ना। तो टर्न इन कर्व के बारे में हमने डिस्कस किया था ना, क्या था वो पॉइंट नंबर 2, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम वहां पर क्या हो, एक बार दिखा देता लो। टर्न इन कर्व के बारे में हमने बात की थी ना, ये एफ, radius of turn in curve should not be less than 350 meter, however it is not practicable to achieve radius of curvature 350 meter on account of existing track censure। तो वहां पर जो है मिनिमम रेडियस 220 मीटर की हो, वही चीज वो यहाँ पर वो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है, टर्न इन कर्व शुड बी लेड विद द सेम रेल सेक्शन एज ऑन द टर्न आउट विद PSC स्लीपर स्पेसिंग सो एंड सो। और दूसरा बोलता है टर्न इन कर्व शुड कंफर्म टू पैरा 4082, जो पैरा 408 में बात हुई है उसको कंफर्म करके टर्न इन कर्व होना चाहिए, स्पेशली सो इन रिस्पेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द लीड कर्व। खास करके किस चीज पर हमें ध्यान देना है, जो लीड पोर्शन है रे कर्व का, ये टर्न आउट का, इन रिस्पेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ लीड कर्वेचर। Extra shoulder ballast of 150 mm should be provided on outside of the turning curve। जहां पर भी टर्निंग कर्व होगा तो टर्निंग कर्व के आउटर एज पे कम से कम 150 mm बलास्ट हमारी बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो टर्निंग कर्व के आउटसाइड एज में कम से कम 150 mm शोल्डर बलास्ट स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वो बोलता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन और टर्निंग कर्व शुड बी, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है बट ये एग्जाम में पूछने जाने वाला फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। क्या ही इसको उठा के मैं आपको ऊपर लेके जाके दिखाता हूँ इंस्पेक्शन के बारे में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ टर्न इन कर्व शुड बी सेम एज दैट ऑफ मेन लाइन टर्न आउट।
यानी कि टर्न इन कर्व का जो इंस्पेक्शन शेड्यूल होगा वो मेन लाइन के टर्नआउट का जो इंस्पेक्शन होगा उसी के साथ में किया जाएगा। यानी अलग से टर्न इन कर्व का इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो उसका इंस्पेक्शन जब आप मेन लाइन का टर्नआउट का इंस्पेक्शन करेंगे तो टर्न इन कर्व का भी इंस्पेक्शन हम लोग कर दिया करेंगे। पैरा 409 परमिसिबल स्पीड ओवर कर्व्ड मेन लाइन एट टर्नआउट्स। क्या है पैरा 409? परमिसिबल स्पीड ओवर कर्व्ड मेन लाइन एट टर्नआउट। यानी कि मेन लाइन मेरी कैसी है? गोलाई वाली, कर्व्ड है, तो वहां पर टर्नआउट भी है, लेकिन मेन लाइन कर्व्ड है और टर्नआउट भी है, तो वह क्या स्पीड हो? पहले तो मना किया उसके लिए, लेकिन अब जहां पर है उसके लिए क्या? तो कह रहा मैनुअल subject to the permissible run through speed governed by the interlocking standard, subject to the permissible run through speed governed by the interlocking standard, speed over the main line will be determined just a minute. Permissible speed over curved main line at turnout, subject to the permissible run through speed governed by the interlocking standard, speed over the main line will be determined taking into consideration maximum cant that can be provided on the main line and permissible amount of cant deficiency. यानी अगर कर्व मेरा मेन लाइन कर्व्ड है ऑलरेडी, उसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है? कैंट देना पड़ता है। टर्नआउट आपने दिया तो टर्नआउट के अंदर भी जो लीड रेल होती है जो है वो भी थोड़ी सी आपकी क्या हो जाएगी? आपकी जो टर्नआउट होगी उसकी जो लीड रेल होगी वो भी इसके अंदर भी कर्वेचर आ जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट टू द परमिसिबल रन थ्रू स्पीड गवर्न बाय द इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड, जो भी इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड होगा स्पीड डिटरमाइन की जाएगी क्या फैक्टर के ऊपर? कंसिडरेशन मैक्सिमम कैंट दैट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन मेन लाइन, मेन लाइन में मैक्सिमम कैंट कितना दिया जा सकता है, और परमिसिबल अमाउंट ऑफ कैंट डेफिशिएंसी, कितना कैंट डेफिशिएंसी हम दे सकते हैं। कैंट डेफिशिएंसी मैंने आपको बताया नहीं किसके ऊपर डिपेंड करता है? गाड़ियों की स्पीड के ऊपर। अलग अलग गाड़ियां हैं, जैसे कि अगर आपने मान के चलो अगर कोई गाड़ी की स्पीड है 110 के हिसाब से आपने कैंट दिया है, वहां गाड़ी को 140 पर भी जा रही है तो कुछ कैंट डेफिशिएंसी आएगी ना। 110 और 140 में तो फर्क है, जो ज्यादा गाड़ी स्पीड में गाड़ी है उसको कैंट डेफिशिएंसी आएगी, तो वो परमिसिबल रेंज के बाहर नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग वो जो है हमारा जो टर्नआउट होगा कर्व मेन लाइन पे उसकी स्पीड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इन द केस ऑफ टर्नआउट ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर, इन द केस ऑफ टर्नआउट ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर the maximum cant that can be provided on the main line will be turnout of similar flexure, और दूसरा होता है contrary flexure। दो टाइप के टर्नआउट हमारे होते हैं, एक होता है सिमिलर फ्लेक्चर, दूसरा होता है कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर। ये जरा हमको मैंने पहले बताया लेकिन हम लोग फिर से एक बार आज देख लेते हैं व्हाट इज मीन बाय सिमिलर फ्लेक्चर, व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर। ये मेरी मेन लाइन है, ब्लैक वाली मेरी मेन लाइन है, और इसके अंदर से मेरी कोई टर्नआउट निकल रही है, उसके अंदर से मेरा कोई टर्नआउट निकल रहा है, और जिस डायरेक्शन में बेंडिंग है मेन लाइन की उसी डायरेक्शन में, तो इसको मैं कहूंगा सिमिलर फ्लेक्चर। क्या कहूंगा इसको मैं? सिमिलर फ्लेक्चर। क्या कहेंगे हम इसको? सिमिलर फ्लेक्चर, सिमिलर फ्लेक्चर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा? सिमिलर फ्लेक्चर कहलाएगा। ठीक है, और अगर इसी के अंदर मैं अब चेंज कर दूं, अब मेरा जो लाइन है, मेरी जो लाइन है अब ये कैसे जा रही है? बाहर की तरफ जा रही है, यानी मेन लाइन अंदर की तरफ जा रही है और ये टर्नआउट मेरा बाहर की तरफ जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर। क्या कहेंगे? कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों टर्म आपको पता होना चाहिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है।
पहला पॉइंट है, इन द केस ऑफ टर्नआउट ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर, इन द केस ऑफ टर्नआउट ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर, the maximum that can be provided on the main line will be, कैंट के बारे में बात हो रही है ना, इसको लिखते चले जाता हूं मैं। In the case of similar fracture, maximum that can be provided on the main line will be the sum of, जोड़ होगा किस चीज का, sum of equilibrium cant for the turnout and permissible cant excess। सिमिलर फ्रैक्चर में क्या कहा जा रहा है, सिमिलर फ्रैक्चर में क्या कहा जा रहा है कि अगर सिमिलर फ्रैक्चर है तो वहां पर मैक्सिमम कैन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कैन फॉर द टर्नआउट, टर्नआउट जो होगा हमारा उसका जो इक्विलिब्रियम कैन होगा वो, और आपका ये मेन लाइन हो गई और ये आपकी टर्नआउट हो गई। तो सम ऑफ इक्विलिब्रियम कैन फॉर द टर्नआउट, यानी जो ये हमारा जो है ना, जो इसमें ज्यादा शार्प कर्व कौन सा हो गया, यहाँ पे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। अंदर वाला कर्व की रेडियस कम होगी ना, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कैंट दिया जाएगा, और इधर पे जब गाड़ी चलेगी मेन लाइन में तो उसकी जो है कैंट एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कैंट क्या होगा, मैक्सिमम कैंट दैट कैन बी प्रोवाइडेड क्या होगा, विल बी द सम ऑफ इक्विलिब्रियम कैंट, यानी कि सी इक्विलिब्रियम फॉर दिस लाइन, सी इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम और कैंट एक्सेस, कैंट एक्सेस, कैंट, इन दोनों का सम होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसको कैसा लिख देंगे हम लोग, मैक्सिमम कैंट, यहाँ पे लिखता हूं सी, सॉरी सी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू सी इक्विलिब्रियम प्लस सी एक्सेस ना, कैंट एक्सेस को सी एक्स लिख रहा हूं ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मैक्सिमम कैंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई बात समझ में। क्योंकि जितना आप टर्नआउट साइड को उठाएंगे मेन लाइन और ऊपर उठेगी ना, तो उसका कैंट बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर। अब हम पॉइंट नंबर 2 के अंदर आ चुके हैं, पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया, अब हम पॉइंट नंबर 2 में, ये वाला हो गया। ठीक है, ये अब ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के अंदर क्या कहा जा रहा है, इन केस ऑफ टर्नआउट ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर मैक्सिमम कैंट ऑन द मेन लाइन। अब इसके लिए डायग्राम मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर के लिए हमें डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, हम एक बार बना लेते हैं उसको, क्या दिक्कत नहीं कुछ भी। ये मेन लाइन और ये मेरी टर्नआउट लाइन। ठीक है, तो इन यहाँ पर क्या होगा, द मैक्सिमम कैंट ऑफ द मेन लाइन that is negative super elevation or turnout will be the difference between maximum permissible cant efficiency and cant determined for turnout from the formula given in SOD। हायर SOD में जो है कुछ फॉर्मूला दिया है, उसका जो डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर सी मैक्स क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम परमिसिबल कैंट एफिशिएंसी एंड कैंट डिटरमाइंड फॉर टर्नआउट। तो टर्नआउट में जो कैंट दिया रहेगा आउटर वाले में ये, और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है नहीं, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर का। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले मुझे बताया आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कुछ ऊपर से जा रहा है इसमें। इनके हाँ समझे तो भी हाँ बोले, ना समझे तो भी ना बोले, ताकि मुझे पता चले आपके दिमाग में क्या चल रहा है। किसी को अगर ना समझे तो पूछ सकता है कि सर ये चीज नहीं समझ में आई। तो इन केस ऑफ टर्नआउट्स ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर, यानी कि जिसके अंदर मेन लाइन एक डायरेक्शन में जा रही है और टर्नआउट की बेंडिंग बाहर की तरफ जा रही है, मैक्सिमम कैंट ऑन द मेन लाइन, यानी मेन लाइन में कैंट क्या होगा, will be the difference between maximum permissible cant deficiency, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल कैंट डेफिशिएंसी क्या होगी। तो वैसे नॉर्मली कैंट डेफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी है, 75 है, लेकिन रोलिंग कुछ नॉमिनेटेड रोलिंग स्टॉक के लिए 100 या 150 भी है, तो वो भी जो भी मैक्सिमम परमिसिबल कैंट डेफिशिएंसी होगी वो
और टर्नआउट का जो कैंट होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारे मेन लाइन का कैंट, मैक्सिमम कैंट होगा। इस मेन लाइन का कैंट कहां से निकलेगा? मैक्सिमम परमिसिबल कैंट एफिशिएंसी माइनस, लिख ही देता हूं मैं इसको यहाँ पे, maximum maximum cant on the main line will be equal to C D, कैंट एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सी डी माइनस कैंट इक्विलिब्रियम, किसके लिए? टर्नआउट, टर्नआउट साइड की जो कैंट इक्विलिब्रियम होगी, ये दोनों, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ये होगा मैक्सिमम ऑन मेन लाइन। मेन लाइन के लिए बात हो रही है ना, मेन लाइन के लिए ये मैक्सिमम आपका डिफरेंस होगा। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, तो सी मैक्स और मेन लाइन विल बी द कैंट मैक्सिमम कैंट एफिशिएंसी माइनस कैंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम यानी कैन डिटरमाइन फॉर टर्नआउट फ्रॉम द फार्मूला गिवन इन शेड्यूल ऑफ डायमेंशन एज इंडिकेटेड इन पैरा 411 बिलो। अब वो जो है फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पैरा 411 में नीचे दिया है, ऐसा मैनुअल हमारा कह रहा है। सो लेट अस चेक दैट पैरा 411 क्या है, हम देख लेते हैं ना। वही चीज है जो मैंने आपको बताया, वही है। इन बोथ द केसेस, यानी सिमिलर फ्लेक्चर और कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर, in both the cases the permissible speed on the main line will be worked out by the formula as given in para 4031। पैरा 4031 यानी कि फुली ट्रांजिशन जो मैक्सिमम स्पीड जो हम लोग से स्पीड ऑन कर्व निकालते हैं, कहां से निकालते हैं? 0.27 स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू सी ए प्लस सी डी। तो इसी पे हम चाहे सिमिलर फ्लेक्चर कर्व होने दो चाहे कॉन्ट्रर फ्लेक्चर होने दो, दोनों ही केस में हम लोग ये यहीं से हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट यहीं से किया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड मेन लाइन में क्या होगी ये निकाली जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? माइक बंद है क्या मेरा? ओह सॉरी, माइक मेरा बंद था, आई एम सॉरी। सबको समझ में आया या किसी को कुछ डाउट है बताएं? माइक चालू किया मैंने भी। सर सिमिलर और कंट्रेरी फ्लेक्चर का जो आपने फॉर्मूला बताया ना, वो थोड़ा थोड़ा आप दोबारा समझाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। यहाँ पर क्या कहता है, इन द केस ऑफ टर्नआउट ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर मैक्सिमम कैन दैट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन मेन लाइन। यहाँ बात किसकी हो रही है? मेन लाइन की, जो रनिंग लाइन हमारी है उस पे स्पीड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? मेन लाइन, जो ये मैं ब्लैक कलर की लाइन बना रहा हूँ, ये मेरी मेन लाइन, इस पे जो क्या स्पीड होगी सिमिलर फ्लेक्चर में। ठीक है, ये दो लाइन हो गई इस तरीके से, तो ये मेन लाइन की बात हो रही है कि भाई मेन लाइन में क्या स्पीड में गाड़ी हमारी पास की जाए। ठीक है नहीं, बात इसकी हो रही है। ओके, तो इसमें ये क्या कह रहा है? in case of turnout of similar flexure the maximum can that can be provided on main line will be the sum of, देखिए मैनुअल में जो लिखा है मैं उसी को हाईलाइट करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ बता रहा हूं। will be the sum यानी जोड़, sum of equilibrium cant for the turnout and permissible cant excess। ठीक है, तो C equilibrium सॉरी या मैक्सिमम कैंट फॉर मेन लाइन लिख देता है ना, फॉर मेन लाइन, हम बात किसकी कर रहे हैं? मेन लाइन will be equal to equilibrium can C equilibrium for turnout, T out शॉर्टकट में लिखता हूं, for turnout and C excess can't excess। सी एक्स भी लिखेंगे तो चलेगा, समझने के लिए मैंने पूरा लिख दिया। क्या बात समझा? ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेन लाइन का? कैंट इक्विलिब्रियम फॉर टर्नआउट। अभी देखो ये दो कर्व है, मेन लाइन है और ये, अब ये टर्नआउट वाला का जो जो पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा कर्वेचर उसका ज्यादा होगा, तो उसका जो कैंट आएगा उसमें जो स्पीड के लिए कैंट आएगा, इक्विलिब्रियम कैंट आएगा वो, प्लस मैक्सिमम कैंट एक्सेस दैट कैन बी परमिटेड, परमिसिबल कैंट दैट कैन बी परमिटेड, दोनों का समेशन। कैंट एक्सेस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? कैंट एक्सेस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? हमने पढ़ा था ना पीछे, दिखा देता मैं आपको पीछे लेकर।
शुरुआती दिनों में पढ़ा था हमने। यहाँ पर कहीं होगा, मैक्सिमम कैंट हो गया, हाँ इसी में होगा। कैंट डेफिशिएंसी मैक्सिमम हमने देखा था, नॉर्मली 75 है, रोलिंग स्टॉक नॉमिनेटेड 100, 115, 150 अलग अलग केसेस है, और कैंट एक्सेस मैक्सिमम कितना है, 75 में, है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पर है पैरा 409 में है। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल कैंट एक्सेस कितना है, 75। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 75 प्लस आपका इक्विलिब्रियम कैंट जो होगा टर्नआउट साइड का वो, ठीक है। तो ये दोनों का जो समेशन होगा वो आपको मिल जाएगा, आपको मेन लाइन का जो कैंट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से टर्नआउट ऑन कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर की अगर हम बात करें, अगर हम कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर की बात करें, अब ये सिमिट्रिकल सिमिलर फ्लेक्चर था, कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर में सब कुछ उल्टा हो जाता है। कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर में टर्नआउट बाहर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो जब वो बाहर की तरफ जा रहा है टर्नआउट, तो उसके अंदर क्या होता है, इन केस ऑफ टर्नआउट विथ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर, द मैक्सिमम कैंट ऑन द मेन लाइन विल बी द नेगेटिव सुपर एलिवेशन ऑन टर्नआउट। इसको पहले समझ लेते हैं ये टर्म, व्हाट इज नेगेटिव सुपर एलिवेशन ऑन टर्नआउट। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन को देखिए, आप पहले मेन लाइन को, मेन लाइन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आउटर हो गया इसका, ये इसका इनर हो गया। तो इसकी जो स्लीपर हमारी कैसे होगी, मेन लाइन की स्लीपर हमारी कैसे होगी, कैंट देने के पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा ना, आउटर एज को उठाया रहेगा ना विद रिस्पेक्ट टू इनर, ये सब नो। लेकिन ये पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन खींचूं और ये लाइन को देखूं, तो इसको क्या चाहिए, या ऐसा करते कलर से चेंज कर देते, मेन लाइन के लिए स्लीपर इस तरीके से, मेन लाइन के लिए कैंट आपको चाहिए तो आउटर रेल को उठा देना है, तो स्लीपर को उठा देना है। और अगर आप बात करेंगे टर्नआउट साइड की, तो उसके हिसाब से स्लीपर को ऐसा उठाना। क्या मुझे बताओ दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है, मुझे नो बताएं सर। क्या दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है, कि भाई टर्नआउट के लिए बाहर वाला उठा दे, इधर इसके लिए अंदर, एक ही स्लीपर पे, कैसा पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं कि मेन लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग जो है कैंट को उठाते हैं, यानी मेन लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू हमने कैंट दिया। तो इसमें जो है ये वाली जो हमारे टर्नआउट साइड है उसको प्रॉपर एलिवेशन मिलने की जगह जो उसको चाहिए कि भाई आउटर एज इसका उठे विद रिस्पेक्ट टू टर्नआउट, वो नीचे चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव सुपर एलिवेशन। आ रही बात समझ में, उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव सुपर एलिवेशन। टर्नआउट के लिए मेन लाइन के लिए प्रॉपर कैंट है, लेकिन जो कि होगा नेगेटिव सुपर एलिवेशन फॉर टर्नआउट साइड, ठीक है। उठाना चाहिए था यहाँ का हिस्सा, लेकिन वे उल्टा और नीचे, इसलिए क्या बोलते हैं, नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो यहाँ पर आपका जो है मैक्सिमम कैंट सी मैक्स यहाँ पर फॉर मेन लाइन, जैसे मैंने ऊपर लिखा वैसे लिख रहा हूं, मेन लाइन सी मैक्स फॉर मेन लाइन विल बी इक्वल टू, क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, द मैक्सिमम परमिसिबल कैंट डेफिशिएंसी सी डी मैक्स, यानी कि कैंट डेफिशिएंसी मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है वो, और कैन डिटरमाइन फॉर टर्नआउट साइड, मैं सीधे कैन टीओ लिख देता हूं, यानी टर्नआउट का जो कर्वेचर होगा उसके हिसाब से कितना कैन दे सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, कैन डिटरमाइन फॉर टर्नआउट साइड। अब उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कहा जा रहा है कि आईआरएसओडी के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो आईआरएसओडी के अंदर उसका फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला गिवन फॉर स्केड्यूलर डायमेंशंस, गिवन इन स्केड्यूलर डायमेंशंस, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको।
आगे यस वो सर। कहता है, जी बोलिए। आ गई सर, आ गई। आ गई ना, ओके थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट, इन बोथ द केसेस permissible speed on the main line will be worked out by the formula given in para 4031। यानी चाहे सिमिलर फ्लेक्चर हो चाहे कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर हो, दोनों ही परिस्थिति में मैक्सिमम स्पीड हमको अगर निकालना होगा तो किससे निकालेंगे? तो वो जो फॉर्मूला था ना स्पीड का, अभी हमने देखा था 0.27 स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू सी ए प्लस सी डी, वो फॉर्मूला से हमको जो है स्पीड कैलकुलेशन करना है। दिस इज पैरा नंबर 409। ये हमारा पैरा 409 हो गया। अब हम लोग पैरा 410 की तरफ बढ़ते हैं। पैरा 410 क्या कह रहा है मेरा मैनुअल पैरा 410 के बारे में? क्या कह रहा मेरा मैनुअल, इसको देख लेते हैं। नो चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन ओवर टर्नआउट। टर्नआउट पे कोई भी सुपर एलिवेशन कैन चेंज नहीं होगा। यानी एक तो कर्व ट्रैक है, उसमें से आपने टर्नआउट दिया है, तो उसके अंदर आपको जितना पोर्शन टर्नआउट का होगा कर्वेचर में, उसके अंदर जो कैंट होगा वो फिक्स कैंट जाएगा। उसके अंदर किसी भी तरीके का कैंट चेंज नहीं किया जाएगा। कैंट विल बी फिक्स्ड ओवर देयर। इसलिए ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ, अभी सबसे लेटेस्ट करेक्शन स्लिपों में से 15 में से 13वें नंबर में है ये। इसमें से फेवरेट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या कहता है? देयर शुड बी नो चेंज ऑफ। देखो पहले तो बोल दिया कि भाई टर्नआउट में अगर सुपर एलिवेशन कुछ है, कर्व ट्रैक में से टर्नआउट निकल रहा है, तो कोई हेडिंग ही बता रही है कि कोई चेंज करना नहीं। अब यहाँ स्पेसिफिक हो रहा है, देयर शुड बी नो चेंज ऑफ कैंट बिटवीन पॉइंट्स 20 meters आउटसाइड द टो ऑफ स्विच एंड 20 meters बियॉन्ड द नोज ऑफ क्रॉसिंग। इसको डायग्राम बना के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जो डायग्राम मैं बना के एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। There should be no change of can beyond points 20 meters outside the toe of switch and 20 meters beyond the nose of crossing. So instead of making drawing, let me do one thing. मैं इसकी जो डायग्राम है उसी के अंदर मैं आपको लेके चलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार। Normally, turnout should not be taken off the transition portion of a mainline curve। यानी कि मेन लाइन कर्व के ट्रांजिशन पोर्शन, कर्व के ट्रांजिशन पोर्शन से टर्नआउट को नहीं निकालना है। यहाँ दो तीन चीजें बात हो रही। पहली बात तो 20 मीटर एटीएस के पहले और नोज ऑफ क्रॉसिंग के 20 मीटर आगे तक कोई कैंट चेंज नहीं होगा। दूसरा वो ये कह रहा है कि टर्नआउट जो होगा, कर्व के ट्रांजिशन पार्ट जो होगा ना, कर्व का जो ट्रांजिशन पार्ट होगा, टर्नआउट शुड नॉट बी टेकन ऑफ द ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ मेन लाइन कर्व। ट्रांजिशन में से टर्नआउट को नहीं निकाला जाएगा। फिर आगे कहता है, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, however in exceptional cases when such a course is unavoidable, यानी कि अवॉइड नहीं कर सकते, क्या करेंगे? और स्पेसिफिक रिलैक्सेशन में बी गिवन बाय चीफ ट्रैक इंजीनियर ऑफ द रेलवे मेंटेनिंग यूनिफॉर्म कैंट ओवर द लेंथ मेंशन्ड अबव। समझ में आई बात? ये सारी चीजें हमको एक साथ डिस्कस करना है। ठीक है, मैं आपको लेकर चलता हूँ पैरा 426 में। जहां तक मुझे लग रहा है वहां डायग्राम मिल जाएगा मुझे, मैं वहां लेकर चलता हूँ आपको। पैरा 426, लेट मी गो देयर। यस, ये पैरा 426 के अंदर मुझे डायग्राम मिल गई ना। मैं सिर्फ डायग्राम के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि यहाँ पर हमको सारी चीजें मिल गई। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं ताकि आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। मैं यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिकली जो उसने एक्सप्लेन किया ना, वो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने जो कहा था वो चीजें हमें हमको देखना है।
कहा था कि अगर हमारी मेन लाइन, अभी ये जो मेरा डायग्राम है ये तो स्ट्रेट है, हमारा हमारा जो टर्नआउट है स्ट्रेट लाइन से निकला है, लेकिन वहां पे बात हो रही थी कर्व्ड टर्नआउट। तो कर्व्ड मेन लाइन में से जो टर्नआउट की बात चल रही थी, तो उसमें ये कहा था एटीएस। अब एटीएस कहाँ होता है? यहाँ पर होता है समवेयर हियर। यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, सिर्फ पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट मार्किंग कर देता हूँ। एटीएस मेरा सपोज होगा ये, इट विल बी समवेयर हियर, एक्चुअल टू ऑफ स्विच जिसको हम कहते हैं। नहीं दिखेगा ये कलर यहाँ पे, विल टेक सम अनदर कलर, से ब्लू कलर ले लेते हैं। ये होगा मेरा एटीएस। क्या हो गया मेरा? एटीएस में लिख देता हूँ, एटीएस यानी एक्चुअल टू ऑफ स्विच। तो ब्लू वाला हमारा एटीएस हो गया। इसी तरीके से नोज ऑफ क्रॉसिंग की भी बात हुई थी ना, नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट में मार्क कर दे रहा, दिस इज नोज ऑफ क्रॉसिंग, दिस इज नोज ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, ठीक है। तो नोज ऑफ क्रॉसिंग हो गए और ये हो गया एटीएस। तो यह कहा जा रहा है कि मैनुअल हमारा क्या कह रहा है कि भाई ये जहाँ पे एटीएस है ना आपका, इस एटीएस से 20 मीटर पहले और इस नोज ऑफ क्रॉसिंग से 20 मीटर आगे, क्या कह रहा है? 20 मीटर्स बिफोर एटीएस एंड 20 मीटर्स आफ्टर नोज ऑफ क्रॉसिंग। इतने पोर्शन के अंदर, इतने पोर्शन के अंदर किसी भी प्रकार का, मैं पूरा हाईलाइट ही कर देता हूँ, इतने पोर्शन के अंदर अगर कर्व ट्रैक है, अगर मेरा क्या है, कर्व्ड ट्रैक है, मेन लाइन कर्व्ड है। इस डायग्राम में अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लाइन सीधी है, लेकिन कर्व्ड मेन लाइन अगर है, तो यहाँ पे जो 20 मीटर पहले एटीएस से और क्रॉसिंग के नोज से 20 मीटर आगे तक, इस पोर्शन में अगर कर्वेचर है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या ना हो, नो चेंज ऑफ कैंट। कैंट यहाँ पर इतने हिस्से में बदली नहीं किया जाएगा। इज इट अंडरस्टूड? क्या ये समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, दूसरा क्या था उसके अंदर साथ में? कुछ चीजें और थी ना, मैं भूल गया। दूसरी चीजें क्या थी उसके अंदर? पैरा क्या था? 410। पांडु करके जाते हैं वहां पे। कौन बताएगा, या पैरा नंबर क्या था? 410 था सर। हाँ, 410। 410 था ना। ये पार्ट हाँ। हो गया। ठीक है, फिर बाद में क्या बोलता है? अभी 426 में फिर से मैं जाता हूँ। अरे क्या हो गया? अभी मैच में नहीं होगा, जूम इन जूम आउट करे तो। चलो कोई बात नहीं, आप लोग को ये समझ में आ गई ना बात, ये चीज तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसके अलावा ये जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन में तो आपको 20 मीटर आगे पीछे तो हो गया। दूसरी बात, अगर मेरा जो कर्व है, मेरा कर्व है, तो मेरे कर्व में मुझे पता है कि कर्व में क्या क्या होता है। एक स्ट्रेट लाइन होती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके अंदर कुछ हमारा ट्रांजिशन होता है, कुछ हमारा ट्रांजिशन होता है ना। क्या होता है हमारा? कुछ हमारा ट्रांजिशन होता है। फिर उसके बाद में, ट्रांजिशन के बाद में क्या होता है हमारा? फिर सर्कुलर कर्व होता है। तो इस ट्रांजिशन पोर्शन में से, इस ट्रांजिशन पोर्शन में से कह रहा है कि यहाँ पे कोई टर्नआउट ना निकाला जाए। ठीक है। अब अगली बात क्या बोला कि ट्रांजिशन पोर्शन में से हम लोग टर्नआउट ना निकाले। फिर उसके बाद में ये कहता है कि अगर एक्सेप्शनल केस के अंदर है, एक्सेप्शनल केस में अगर मजबूरी है,
तो आप ट्रांजिशन में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर किसी का सीटी का अप्रूवल लगेगा ना, अप्रूवल ऑफ सीटी विल बी रिक्वायर्ड, अप्रूवल ऑफ सीटी विल बी रिक्वायर्ड विद सम, क्या कुछ उन्होंने कंडीशन दिया था, क्या दिया था कंडीशन, मेंटेनिंग यूनिफॉर्म कैंट ओवर द लेंथ मेंशन्ड अबव, यानी फिर इस पोर्शन के अंदर हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म कैंट रखना है, कोई चेंजेस करना नहीं है। तो ये है हमारा पैरा 410, ठीक है, नो चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन ओवर टर्नआउट। फिर आगे बढ़ते हैं, कर्व्स ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर on the mainline curve from which a curve of contrary flexure takes off, the cant of the main line, which is the negative super elevation of the turnout, should be calculated from the formula given in scheduler dimension and permissible speed on the main line determined from the allowable cant deficiency and cant on the main line. The speed so determined shall be subject to limitations governed by the schedule of standard of interlocking and sectional speed. इसके अंदर कोई भी चीज कुछ नई नहीं है, मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ दिया, अब मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने जो डिस्कस किया था करीब करीब वही चीज है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है बस। क्या है, कर्व्स ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर ऑन द मेन लाइन कर्व, on the main line curve from which a curve of contrary flexure takes off, the cant of the main line, यानी मेन लाइन का cant of the main line, जो कि टर्नआउट के लिए नेगेटिव कैंट है, हमने अभी देखा था, should be calculated from the formula given in schedule of dimension and the permissible speed on the main line determined from the allowable cant deficiency and cant on the main line। ये भी मैंने एक फॉर्मूला लिख के बताया था ना आपको, वही सेम चीज है। इसमें सिर्फ एक नया क्या है ये बता देता हूं। अब ये जो फॉर्मूला आपका होगा, है कि नहीं, कैंट आपको कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पे शुरू की 2 लाइन में कैंट कैलकुलेट करने का तरीका बताया, और दूसरे में क्या बोलता है, परमिसिबल स्पीड क्या हो वो कैलकुलेट करो, ठीक है। तो परमिसिबल स्पीड क्या है उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला, और नीचे कहता है द स्पीड सो डिटरमाइंड। तो जो है आपका जो फॉर्मूला है उसके साथ आपने क्या किया, परमिसिबल स्पीड निकाला, उसको क्या किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। द स्पीड सो डिटरमाइंड शैल बी सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस गवर्न्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग। अब जिस स्टैंडर्ड का इंटरलॉकिंग हुआ उसमें मैक्सिमम स्पीड कितनी दी जा सकती है, और सेक्शन की स्पीड क्या है, ये दोनों को ध्यान में रखना है। यानी कि हो सकता है कई बार ऐसा हो सकता है कई बार ऐसा हो कि जो फॉर्मूला की वैल्यू के हिसाब से हमें कोई स्पीड मिल जाए जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग का जो मैक्सिमम स्पीड उससे ज्यादा है, तब हम लोग वो स्पीड नहीं देंगे, यानी इसको कम कर देंगे स्पीड को। इट शुड मैच विद द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग। दूसरा वो कहता है कि सेक्शनल की स्पीड, सेक्शन की कुछ सेक्शनल स्पीड होगी, मिसाल के तौर पे किसी की सेक्शनल स्पीड 110 की है और ये फॉर्मूला से आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 125, तो क्या हम 125 पे से पास करेंगे गाड़ी को? नहीं, सेक्शनल स्पीड को एक्सीड नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग को एक्सीड नहीं कर सकते। तो वो कह रहा है स्पीड सो डिटरमाइंड शैल बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेशंस गवर्न्ड बाय स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग एंड सेक्शनल। नेक्स्ट, कर्व्स ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर। नेक्स्ट है हमारा कर्व्स ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर। अब इसके अंदर 2 केस दे दिए, एक है नॉट फॉलोड बाय रिवर्स कर्व, दूसरा है फॉलोड बाय रिवर्स कर्व। एक है नॉट फॉलोड बाय रिवर्स कर्व, यानी जिसके अंदर उसके आगे रिवर्स कर्व नहीं आ रहा है, नॉट फॉलोड बाय रिवर्स कर्व ऑन अ मेन लाइन कर्व फ्रॉम विच अ सिमिलर फ्लेक्चर टेक्स ऑफ, नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय रिवर्स कर्व, यानी उसके बाद में आगे जो है कोई रिवर्स कर्व नहीं है। तो क्या कहता है, द टर्न आउट कर्व शैल हैव द सेम कैंट एज द मेन लाइन कर्व। तो क्या किया जाएगा, अगर आगे कोई रिवर्स कर्व नहीं है तो टर्नआउट में भी उतना ही कर्व दिया जाएगा जितना मेन लाइन में कर्व होगा। इज इट क्लियर? सिमिलर फ्लेक्चर अगर है तो क्या किया जाएगा कि आगे कोई रिवर्स कर्व अगर नहीं है तो टर्नआउट कर्व में वही कैंट दिया जाएगा जो कि मेन लाइन कर्व में हमने दे रखा है, उतना ही कैंट हम लोग टर्नआउट में भी
प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सिमिलर फ्लेक्चर तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो वही कैंट हम लोग देंगे, यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉलोड बाय रिवर्स कर्व, यानी उसके आगे क्या है, रिवर्स कर्व है। ठीक है, एक कर्व मेन लाइन है, फिर उसके अंदर क्या है आपका एक सिमिलर फ्लेक्चर है, और उसके आगे क्या है, रिवर्स कर्व है। क्या है, रिवर्स कर्व है। तो क्या कहा जा रहा है, अ चेंज ऑफ कैंट ऑन द टर्नआउट में बी परमिटेड, अ चेंज ऑफ कैंट ऑन द टर्नआउट में बी परमिटेड starting behind the crossing after the last exit slipper and being run out at a rate not steeper than 2.8 mm per meter and subjected to the maximum cant on the main line turnout being limited to 65 mm। इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग। एक हमारा सिमिलर फ्लेक्चर कर्व है और उसके आगे क्या है, रिवर्स कर्व है, रिवर्स कर्व है। तो क्या कहा जा रहा है, चेंज ऑफ कैंट द टर्नआउट में भी परमिटेड स्टार्टिंग बिहाइंड द क्रॉसिंग, यानी कि एग्जिट स्लीपर के बाद में वहां पर हम लोग कैंट परमिट कर सकते हैं। एंड बीइंग रन आउट एट अ रेट नॉट स्टीपर देन 2.8 mm पर मीटर, यानी कि रन आउट रेट जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट 2.8 mm पर मीटर से ज्यादा ना हो। और दूसरा, इस जगह पर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम कैंट ऑन द मेन लाइन टर्नआउट, मैक्सिमम कैंट ऑन द मेन लाइन टर्नआउट बीइंग लिमिटेड टू 65 mm। ऐसी जगह पर क्या किया जाएगा, मैक्सिमम कैंट कितना दिया जाएगा, मेन लाइन में 65 mm हम प्रोवाइड करेंगे। रेट ऑफ जो है चेंज ऑफ कैंट जो है वो हमारा हो गया 2.8 mm पर मीटर, उससे ज्यादा ना हो, उससे कम हो। दूसरा, मैक्सिमम कैंट कितना देंगे हम लोग, 65 mm, 65 mm टर्नआउट के अंदर हम लोग मैक्सिमम कैंट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, the permissible speed on the main line is then determined from the allowable cant efficiency। अब हमको परमिसिबल स्पीड और मेन लाइन को कैलकुलेट करना है। मेन लाइन का क्या है, परमिसिबल स्पीड कैलकुलेट करना है। तो क्या कह रहा है, द परमिसिबल स्पीड ऑन द मेन लाइन इज देन डिटरमाइंड फ्रॉम द अलाउेबल कैंट एफिशिएंसी, कितना कैंट एफिशिएंसी अलाउड है, एंड सब्जेक्ट टू limitations governed by the standard of interlocking and safe speed limit। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है, मैक्सिमम कैंट एफिशिएंसी कितना है और स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग में के हिसाब से मैक्सिमम स्पीड क्या हो और सेफ स्पीड लिमिट क्या है। ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन मेन लाइन निकाला जाएगा। इज इट क्लियर, सबको समझ में आई ये बात? आगे बढ़ते हम लोग, पैरा 413। फिर आगे कह रहा है कर्व्स विथ क्रॉसओवर्स। देखिए अलग अलग केसेस है यहाँ पे। अब क्या है, कर्व है और कैसा है वो, कर्व्स क्रॉसओवर्स के साथ, यानी एक कर्व ये एक कर्व लाइन ये है, दूसरा कर्व लाइन ये है। अब क्या कर रहा है, ऑन कर्व्स ऑन डबल लाइन कनेक्टेड बाय क्रॉसओवर रोड the speed and the cant for both roads are governed by the inner road to which the crossover road is curve of contrary flexure। ठीक है, ये क्रॉसओवर है ना, क्या है ब्लू वाला, क्या है क्रॉसओवर है। तो क्या कह रहा है मैनुअल, इसको पढ़ते जाएंगे। ऑन कर्व्स ऑन डबल लाइन, ऑन कर्व्स ऑफ double line connected by a crossover road, the speed and the cant for both roads, यानी कि ये समझो अप रोड हो गई और ये मान के चलो डाउन रोड हो गई, तो दोनों की स्पीड के बारे में बात चल, क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉसओवर है ना। द स्पीड एंड कैंट फॉर बोथ रोड्स आर गवर्न्ड बाय इनर रोड। तो यहाँ पर स्पीड किसके हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, ये वाले के हिसाब से, इनर वाले से। ठीक है, ये क्या है आपका, इनर है ना, क्यों, इनर वाले का रेडियस ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा, सॉरी रेडियस कम होगी,
जब रेडियस कम होगी तो उसके अंदर जो लिमिटेशन ज्यादा होंगे, इसलिए क्या कहा जा रहा है, ऑन कर्व्स ऑन डबल लाइन कनेक्टेड बाय क्रॉस ओवर द स्पीड एंड द कैन फॉर बोथ रोड्स आर गवर्न्ड बाय द इनर रोड, अंदर के रोड के हिसाब से, टू विच द क्रॉस ओवर रोड इज अ कर्वेचर कर्व ऑफ कॉन्ट्रारी फ्लेक्चर। इनर रोड के हिसाब से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कॉन्ट्रारी फ्लेक्चर है ना, ये अंदर जा रहा है और ये बाहर को जा रहा है कि नहीं, तो क्या कहा जा रहा है, तो उसके हिसाब से क्रॉस ओवर रोड इज अ कर्व ऑफ कॉन्ट्रारी फ्लेक्चर। आगे बोलता है ऑन द आउटर रोड इट इज अ कर्व ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर। अगर आप आउटर की तरफ से देखेंगे, नजरिए का फर्क है, आउटर के हिसाब से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये तो सिमिलर फ्लेक्चर कर्व है, और अगर आप यहां से देखेंगे इनर के हिसाब से तो आपको कॉन्ट्रारी दिखेगा, ये इधर जा रहा है ये बाहर जा रहा है, और यहाँ पे दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं। तो ना वो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, इसको जस्ट रीड करते हैं। On curves on double line connected by crossover, the speed and the cant for both roads are governed by the inner road, to which the crossover road is a curve of contrary flexure. और outer road के लिए क्या है, on the outer road it is a curve of similar flexure. outer road के हिसाब से देखेंगे तो दोनों एक ही तरफ है ना बेंडिंग, तो सिमिलर फ्लेक्चर आपको महसूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा मैनुअल, द परमिसिबल स्पीड the permissible speed and the necessary cant on the inner road shall be calculated. The permissible speed and necessary cant on the inner road, यानी अंदर वाले के लिए जो स्पीड और जो कैंट, इधर पे बोला था ना गवर्न बाय द इनर रोड, गवर्न बाय द इनर रोड बोला था ना, तो यहाँ पे परमिसिबल स्पीड एंड नेसेसरी कैंट ऑफ द इनर रोड शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद पैरा 411 अबव। अभी हमने पैरा 411 में हमने क्या देखा, वही देखा था ना, कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर के लिए जो हमने जो देखा था ना कैलकुलेशन पार्ट, वही सेम चीज है। The same speed and the same cant shall be allowed on the outer road, यानी अंदर वाला जो कर्व है, अगर दो लाइनों के बीच में क्रॉसओवर है तो हमें क्या करना है कि अंदर की जो रेल होगी उसके हिसाब से हमें स्पीड और कैंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसकी जो स्पीड और इसका जो कैंट आएगा यही जो है बाहर वाले के अंदर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। बाहर वाली जो लाइन होगी, जो जैसे हमारे केस में डाउन और अप लाइन, तो अगर डाउन वाली इनर है मेरी, तो डाउन के हिसाब से हमने क्या किया, कर्वेचर दिया, स्पीड कैलकुलेट हमने किया, कैंट निकाला, तो वो कह रहा है कि आउटर वाले में तो और फ्लैट हो जाएगा ना, तो और तो स्पीड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, सेम स्पीड एंड सेम कैन शुड बी अलाउड ऑन द आउटर रोड। आउटर रोड जो होगा यानी अपलाइन जो है, आउटलाइन जो है हमारे केस के अंदर, इसके अंदर पे भी क्या किया जाएगा, इस लाइन के अंदर भी क्या किया जाएगा, जो अंदर के हिसाब से आपको कैंट और स्पीड मिली वही बाहर वाली के लिए भी फॉलो किया जाएगा। आगे कह रहा है, the outer track shall be raised so that both roads lie in the same inclined plane in order to avoid change in cross level on the crossover road. Where this is not possible, both main line and turnout should be laid without cant and suitable speed restriction imposed. ये डायग्राम मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्या है, ये वाली लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले मैं। The outer track shall be raised so that both roads lie in the same plane in order to avoid change in cross level of the road. ये एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं। क्या कह रहा है मेरा मैनुअल, दो है ना लाइन, अब इसको मैं इंक्लाइन करके एक्सप्लेन करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अंदर की लाइन है, इनर वाली लाइन है, ये उसकी स्लीपर है, और दूसरी अब जो स्लीपर मैं अलग कलर से मार्क कर रहा हूं वो आपकी बाहर वाली रेल, यानी कि ये सब आप समझ लो, ये जो पहली वाली जो रेल है ना, इसका जो स्लीपर का इसका जो कैंट इस तरीके से होगा, और जो बाहर आउटर वाली ये इसकी तरीके से, जो ये मैंने स्लीपर बिछाई है, क्या है, मैंने स्लीपर बिछाई है। तो क्या कह रहा है कि द आउटर ट्रैक शैल बी रेज सो दैट बोथ लाई इन द सेम इंक्लाइंड प्लेन,
ये दोनों जो है आउटर ट्रैक को उठाना पड़ेगा, खड़ी वगैरह डाल के ये ट्रैक को बाहर वाले को उठाना पड़ेगा। इनर के हिसाब से आपने कैलकुलेशन किया, लेकिन क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉस ओवर है, दोनों के बीच में क्रॉस ओवर है, इंडिपेंडेंट लाइन नहीं है, इनके बीच में क्रॉस ओवर है कनेक्टिंग, तो इनके बीच में क्या किया जाए, इन दोनों को एक प्लेन में रखा जाए, सेम इंक्लाइन पे। द आउटर ट्रैक शैल बी रेज्ड, यानी कि बाहर वाला ट्रैक को ऊंचा करना पड़ेगा जब तक दोनों एक ही लाइन में ना आ जाए। फिर आगे कहता है वेयर दिस इज नॉट पॉसिबल, और कहीं पर अगर लीनियर लेना, ट्रैक को इतना उठाना ये फील्ड में पॉसिबल नहीं है, तो क्या कहता है, तो बोथ मेन एंड टर्नआउट शुड बी लेड विदाउट कैन। फिर इस परिस्थिति में क्या करेंगे, अगर ये पॉसिबल नहीं है ना, तो हमारा मैनुअल बोलता है कि ठीक है वैसा नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करो, दोनों को जो है बगैर कैंट के दे दो। क्या करो, दोनों को बगैर कैंट के लिए बिछा दो। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है आपसे, या आप नहीं कर पा रहे, कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही है ना, where this is not possible, both main line, where this is not possible, तो क्या कह रहा है, where this is not possible, both main line and the turnout should be laid without cant and suitable speed restriction imposed। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप ये वाला परिस्थिति नहीं पूरी कर पा रहे, ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, कौन सी, इंक्लाइन प्लेन वाली, इंक्लाइन प्लेन वाला कंडीशन को हम फुलफिल नहीं कर सकते, तब क्या करो, कोई भी कैंट दो ही मत, दोनों को एक ही लेवल पर रखो, ठीक है। This should be laid without can and suitable speed restriction imposed। क्या करेंगे, इसको एक ही लेवल पे रखो, और सुटेबल कॉशन ऑर्डर जो भी होगा आपका 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 जैसा बोले ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल जस्ट लिया, तो इस तरीके से यहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाएगा, यानी गाड़ी की गति को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, धीमा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरा 414, कितना पैरा है, थोड़े सा बचा है ना, देख लेते चलो। नेक्स्ट है कर्व विद डायमंड क्रॉसिंग। क्या कह रहा है, कर्व्स विद डायमंड क्रॉसिंग। तो क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, नॉर्मली स्ट्रेट डायमंड क्रॉसिंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड इन कर्व एज दीज प्रोड्यूस किंग्स इन द कर्व एंड यूनिफॉर्म कर्वेचर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्या कह रहा है, जो डायमंड क्रॉसिंग होगी कर्व के अंदर ना बिछाई जाए, नॉर्मली स्ट्रेट डायमंड क्रॉसिंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड इन कर्व्स एज, ये क्या करते हैं, स्ट्रेट डायमंड क्रॉसिंग कर्व के अंदर अगर हम बिछाएंगे तो क्या होता है, these produce kings as these produce kings in the curve and uniform curvature cannot be obtained। तो क्या होगा, ये किंग प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म कर्वेचर नहीं मिल पाता है, ठीक है। आगे कहता है मैनुअल, however where provisions of such diamonds cannot be avoided। फिर आगे मैनुअल बोलता है कि लेकिन अगर ऐसे डायमंड को प्रोविजन अवॉइड नहीं कर सकते, और इन केस वेयर सच डायमंड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द ट्रैक, यानी कहीं पर ऑलरेडी डायमंड आपका बिछाया गया है कर्व ट्रैक में से, तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है, द अप्रोच कर्व ऑफ दीज डायमंड शुड बी लेड विदाउट कैन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 20 मीटर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द डायमंड क्रॉसिंग। तो यहाँ पे जो अप्रोच कर्व होगा डायमंड का, वो बगैर किसी कैन के बिछाया जाएगा। भले कर्व ट्रैक है, लेकिन अप्रोच क्या किया जाएगा, दोनों तरफ डायमंड के 20 मीटर आगे 20 मीटर पीछे तक विदाउट एनी कैंट हम डायमंड बिछाएंगे। क्या बस समझ में, हम कैंट जो है नहीं देंगे और डायमंड बिछाएंगे, ठीक है। आगे कहता है मैनुअल, द कैंट शुड बी यूनिफॉर्मली रन आउट एट द रेट स्पेसिफाइड बियॉन्ड 20 मीटर्स, ठीक है। तो जो भी आपका रेट रन आउट होगा कैंट का आपका, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्मली रन आउट, यानी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर ही, थोड़ा सा ऊपर चलता हूं, स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑन द अप्रोच कर्व शैल बी डिसाइडेड इन ईच केस। यानी जो आप जो है अप्रोच आपका कर्व होगा टर्नआउट पे आते हुए कर्व में, तो वहां के लिए क्या बात हो रही है, मेरा मैनुअल कहता है द स्पीड
restriction on the approach curve shall be decided in each case by the chief track engineer, taking into consideration curvature, cant deficiency, and lack of transition. क्या कह रहा है? अप्रोच कर्व होगा जो टर्नआउट की तरफ एंटर कर रहा है, मेन लाइन पे टर्नआउट है, तो स्पीड क्या हो वो भी डिसाइड कौन करेगा? स्पीड रेस्ट्रिक्शन यानी पाबंदी, क्या स्पीड से गाड़ी को पास करना है, तो वो डिसाइड करेंगे हमारे चीफ ट्रैक इंजीनियर, सीटी सर हमारे जो है वो डिसाइड करेंगे। क्या फैक्टर पे? कर्वेचर के बारे में, कैंट डेफिशिएंसी के बारे में और लैक ऑफ ट्रांजिशन। लेकिन किसी भी परिस्थिति में बट शैल इन नो केस बी मोर देन 65 kmph। इतना सब कुछ आपने किया, स्पीड कैलकुलेशन किया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप 65 kmph से ज्यादा की स्पीड में यहाँ पर इस केस में नहीं जा पाओगे। नेक्स्ट क्या कहता है? in the case of diamond crossing on straight track, in the case of diamond crossings on a straight track located in the approach of a curve, यानी कि कहाँ है डायमंड क्रॉसिंग कहाँ है? स्ट्रेट ट्रैक में है और किसी कर्व के अप्रोच में, लोकेटेड इन द अप्रोच ऑफ अ कर्व, a straight length of minimum 50 meter between curve and the heel of acute crossing of diamond is necessary। क्या कहा जा रहा है कि अगर कहीं पर डायमंड क्रॉसिंग स्ट्रेट ट्रैक में बिछाई जा रही है, कहाँ बिछाई जा रही है? कहाँ बिछाई जा रही है? स्ट्रेट ट्रैक में। डायमंड क्रॉसिंग स्ट्रेट ट्रैक में बिछाई जा रही है और लोकेटेड इन द अप्रोच ऑफ अ कर्व, और ये क्या है? स्ट्रेट ट्रैक में डायमंड पीछे, लेकिन किसी कर्व के अप्रोच में होगा ये डायमंड। तो कह रहा है कि a straight length of minimum 15 meters between the curve and the heel of acute crossing of diamond is necessary। तो कम से कम दोनों कर्व के बीच में और heel of crossing के बीच में क्या हो वहां पर? क्या है? देखो क्या कह रहा है? इन द केस ऑफ डायमंड क्रॉसिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, सीधे ट्रैक में, located in the approach of a curve, straight length of minimum 50 meter between curve and heel of acute crossing of diamond is necessary। यानी दोनों के बीच में कम से कम 50 मीटर का जो हमारा ट्रैक होना चाहिए जो कि स्ट्रेट हो। ठीक है, यही कह रहा है, स्ट्रेट लेंथ ऑफ मिनिमम 50 मीटर। क्यों ऐसा कहा? फॉर परमिटिंग अनरिस्ट्रिक्टेड स्पीड ओवर द डायमंड, उस डायमंड पे मैक्सिमम अनरेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे गाड़ी पास किया जा सके, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ओवर द कर्व फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ कैंट डेफिशिएंसी, ट्रांजिशन लेंथ एटसेट्रा। तो उसमें क्या देखा जाएगा? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड एक फैक्टर तो वो है, और दूसरा क्या कह रहा है? कैंट डेफिशिएंसी, ट्रांजिशन लेंथ, ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में हमें रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्स्ट्रा क्लियरेंस ऑन कर्व। तो कर्व जहां पर होता है वहां पे एक्स्ट्रा क्लियरेंस हमको देना पड़ता है, दो ट्रैक के बीच में भी देना पड़ता है, किसी कर्व ट्रैक के फिक्स स्ट्रक्चर के साथ में भी देना पड़ता है। ये जो है हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, पैरा 415 416 ऑनवर्ड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।